नियम सीखना। संगीता जी, मैं आपके साथ एक रोचक घटना साझा करना चाहता हूँ। अमेरिका से मेरा एक दोस्त जब भारत घूमने आया तो वो मेरे ही घर पर रुका था। मेरी माँ ने उसे मेरे दादाजी के पैर छूने को कहा। उसने उस वक्त तो पैर छू दिए, लेकिन उसने उसी वक्त ये कहा कि उसके हाथ गंदे हो गए हैं और वो हाथ धोने चला गया। मेरे दादाजी को बेइज्जती महसूस हुई। मेरे काफी समझाने पर कि हमारी संस्कृति में काफी फर्क है, वो शांत हुए। मैं अपने दोस्त के उस व्यवहार को समझ सकता हूँ। बिल्कुल। आखिर हमारे रीति रिवाज उनके यहाँ से बहुत फर्क है। इस बात से मुझे जब बच्चे स्कूलों में पहली बार आना शुरू करते, वो स्थिति दिमाग में आ रही है। कैसे? आपके दोस्त की ही तरह वो भी उस दुनिया और उनके नियमों के लिए नए होते हैं। वो भी समझने की कोशिश में लगे रहते हैं और अक्सर घबराए हुए होते हैं। बहुत ही छोटी सी उम्र से अधिकतर बच्चों को निरंतर सही किया जाता है। उसको मत छुओ, यहाँ मत चलो, इसको मत खोलो, ऐसे मत बोलो। ये उनके साथ हर वक्त और हर जगह हो रहा होता है और इसलिए वो अपनी क्रियाओं पर लगातार रोकथाम के साथ ही सीख लेते हैं। स्कूल में भी ये गलतियों पर निरंतर सही किया जाना चालू रहता है। जब बच्चे लिखना सीख रहे होते हैं और जब वो अपनी कॉपी में कुछ भी लिखते हैं, बच्चों को ठीक करने का मुख्य उद्देश्य उनकी गलतियों को दिखाना नजर आता है, न कि जो वो कर पा रहे हैं उसकी तारीफ करना। बच्चों को संदेश जाता है कि लिखने का मुख्य उद्देश्य है बिना किसी गलती के एक लेख लिख पाना, और इसलिए या तो वो आसपास बड़ों पर निर्भर रहते हैं कि वो उन्हें बता दें कि क्या लिखना है, या फिर गाइड बुक और कुंजियों पर। लेकिन वो सही लिखना कैसे सीखेंगे अगर हम उन्हें ये ना बताएं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं? बच्चों का स्कूल में आने से पहले ही उनकी जिंदगी में उनकी पहली भाषा का काफी इस्तेमाल रहता है, और बड़े लोग जो भी बच्चों के आसपास होते हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार आदि, सभी बचपन से ही बच्चे को सही करते आ रहे हैं। ज्यादातर ये सही करना बच्चे को सही तरीके से बोलकर बताना होता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो भाषा सीखना काफी औपचारिक हो जाता है और वो एक नए तरीके से भी बच्चों के सामने आती है, लिखना। अधिकतर बच्चे जब स्कूलों में आते हैं तो वो ना लिख पाते हैं ना पढ़ पाते हैं, और इसलिए स्कूल बच्चों की अपनी ही भाषा पर एक अलग तरह की मास्टरी दिखाता है, क्योंकि अपनी ही भाषा के लिखित रूप से वे वाकिफ नहीं होते हैं। इस तरह बच्चों की भाषा तो एक तरफ कर दी जाती है और स्कूल में सिखाई गई भाषा ही सबसे अहम हो जाती है। स्कूल और घर की भाषा के बीच के इस विवाद को समझने के लिए आप टीचर ऐप पर स्कूल और घर के भाषा पर बना एक खास कोर्स देखकर सीख सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हम बच्चों को स्वतंत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी सोचने की प्रक्रिया को महत्व दें, तभी असल लेख उभर पाएंगे। अगर उन्हें यही विश्वास दिलाया जाए कि जो शिक्षक ने कह दिया या जो बोर्ड पर लिखा है वो अर्थपूर्ण है, तो उनकी खुद की रचना खत्म हो जाएगी। और तो और, जब लिखने की बात आती है तो हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? संगीता जी, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन एक समस्या है। जब मैं बच्चों के लेख देखता हूं, मुझे किसी तरीके से तो उनको सही करना ही पड़ेगा ना। कोई तो फीडबैक देना ही पड़ेगा। आखिरकार कुछ नियमों का पालन तो सभी को करना पड़ता है, वरना हम एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे? आप सही कह रहे हैं महेंद्र जी। शिक्षक होने के नाते बच्चों का मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है और उनकी गलतियों को हमें सही भी करनी चाहिए। लेकिन शायद ऐसा करने के और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं। आखिर हम ये तो नहीं चाहेंगे कि गलतियां सुधारने के चक्कर में बच्चे लिखना ही ना बंद कर दें। आपका क्या सुझाव है?
चलिए, इस उदाहरण की मदद से हम मिलजुल कर कुछ सुझाव सोचते हैं। आपकी स्क्रीन पर मेरी कक्षा के 12 साल के एक बच्चे द्वारा आग पर लिखा गया एक अनुच्छेद दिखाया जा रहा है। उसे ध्यान से पढ़िए। हमारे पूर्वजों ने इसकी खोज जरूर की थी, लेकिन आज भी जब हमें ठंड लगती है तो हम आग का इस्तेमाल अपने शरीर को गर्म रखने के लिए करते हैं। आग एक खतरनाक वायरस विषाणु है, क्योंकि चाहे हम छोटी सी आग लगा रहे हों, ये अपने आप बढ़ जाती है। बड़े लोग जब इसे पढ़ते हैं तो यकीनन उनका इस अनुच्छेद की कुछ बातों पर खास ध्यान जाता है। अनुच्छेद को देखकर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? गलतियों को ठीक कर वाक्य को सही करना। ये सोचा कि बच्चे ने इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया होगा। अनुच्छेद के बारे में बच्चे से बात करने का सोचा। शायद एक आदर्श स्थिति में ये सभी होना चाहिए, लेकिन हम शिक्षक रोज की कम से कम 30 से 40 कापियां चेक करते हैं। क्या हर बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक या प्रतिक्रिया देना संभव है? यानी एक एक कॉपी पर इतना समय लगाना? शायद नहीं, लेकिन ये उद्देश्य अलग है। आपके अनुसार बच्चे ने आग के वायरस से तुलना क्यों की होगी? वो शायद भ्रमित होगा, इसलिए गलती हो गई होगी। वो आग को काफी खतरनाक दिखाना चाहता था। वो बताना चाह रहा था कि आग को हम काबू नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बच्चा ही जानता है कि उसने ऐसा क्यों लिखा। सच कहूं तो मैं पक्का पक्का नहीं कह सकता हूं। शायद ये सभी विकल्प मुमकिन है। सही पहचाना। इसे कहा जा सकता है कि हमें एकदम से बच्चों द्वारा लिखी बातों को काट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बातें हमारे पहले से मौजूदा विचारों से मेल नहीं खाती हैं। एक ही बात का अर्थ आपके लिए अलग और मेरे लिए बिल्कुल अलग भी तो हो सकता है। आपकी बात काफी सही लगती है। आपके विचार में किसी का लेख चेक करते समय सबसे मुख्य कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? मेरे अनुमान से ये याद रखने का आसान तरीका है। मैंने इस बारे में एक वर्कशॉप में कुछ साल पहले सुना था। इस तकनीक को सीसीआर कहते हैं। सराहना, कमेंट, समीक्षा, कमेंट या सुझाव, रेकमेंड। चलिए, मेरे एक और विद्यार्थी के लेख के एक नमूने पर नजर डालते हैं। ये एक 10 साल के बच्चे का लेख है, जो कि गर्मियों की छुट्टियों में अपने एक भ्रमण के बारे में बता रही है। ताजमहल की सैर। पिछले महीने मेरे पापा मुझे ताजमहल लेकर गए, आगरा। मेरी मम्मी और मेरी बहन भी साथ में गई थी। ये एक कब्र है। इसके अंदर मरे हुए लोग हैं। ये बहुत सुंदर है। ये सफेद संगमरमर का बना है। इसमें कुछ रंग बिरंगी पत्थर भी हैं। मैं आगरा दोबारा देखना चाहती हूँ। कुछ कुछ गलतियां तो दिख रही हैं। हाँ, लेकिन क्या तुमने मेरी टिप्पणी देखी? मैं पढ़कर सुनाता हूं। इशिका, ताजमहल का आपके द्वारा दिया गया विवरण काफी स्पष्ट है। पढ़कर अच्छा लगा। आपने ताजमहल की सैर के दौरान और क्या-क्या देखा? क्या आप लिख सकते हो? जैसे कि वहां के गार्डन, फुव्वारा, दरवाजे, पत्थर पर की गई कारीगरी, किसने बनाया, क्यों बनाया आदि। पुस्तकालय में ताजमहल पर एक काफी अच्छी किताब है। उसमें ताज की काफी फोटो भी हैं। उसे पढ़ने की कोशिश जरूर करें। आपने देखा कि सीसीआर का क्या मतलब है? सबसे पहले मैंने लेख की प्रशंसा की, फिर मैंने समीक्षा दी कि उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, और फिर मैंने लेख को और आगे ले जाने के लिए सुझाव दिए। ये प्रक्रिया लिखने को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाती है।
ये तो लेख में रुचि बनाए रखने के लिए काफी अच्छी तकनीक है, लेकिन गलतियों को ठीक क्यों ना किया जाए? अनुसंधानों के अनुसार इस प्रकार की गलतियों को ठीक करना बाद में भी किया जा सकता है। बच्चे जब लिखना सीख रहे होते हैं, तब बच्चे अक्सर दिखाई गई गलतियों पर खास ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि लाल निशानों से भरे। क्या आपको लगता है कि बच्चे समय के साथ साथ अपनी गलतियां खुद ही पहचाने और ठीक करना शुरू कर देंगे? आधुनिक अनुसंधानों का इशारा है कि बच्चे अगर अपने काम में सच में रुचि ले रहे होते हैं, तो वो इस बात की काफी संभावना होती है कि वो अपनी गलतियों को खुद से पहचान भी पाएंगे और सुधार भी पाएंगे। शायद वो सभी गलतियां ठीक ना कर पाएं, लेकिन स्वतंत्र लेखक के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत जरूर हो जाएगी। यही तो हमारा मुख्य उद्देश्य है ना। इसको हम प्रक्रिया दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। यानी हम एक लेख को एक आखिरी तैयार सामान या परिणाम की तरह अपने सारे ध्यान का केंद्र बनाने की जगह लिखने को प्रक्रिया के रूप में ही देखें और इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन दें। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लेखक हर कदम पर अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ना कि पहली ही बार में एक गलती रहित उत्तम लेख लिखने की कोशिश में लगा रहता है। पहले साझा किए उदाहरण में जहां शिक्षक बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में किए गए भ्रमण के बारे में लिखने को कह रही थी, क्या वो प्रक्रिया दृष्टिकोण रखती है? नहीं, उस गतिविधि में शुरू से ही ध्यान का केंद्र आखिरी लेख या उत्पाद तक पहुंचना था। जब शिक्षक पूरा खांचा पहले से ही दे देते हैं, तो बच्चे के लिए कुछ खास करने को नहीं बचता है। हाँ, शायद 40 मिनट के अंत तक पेश करने लायक एक लेख जरूर तैयार हो जाता है, लेकिन बच्चे के लिए इस तरह के लेख की कोई खास अहमियत नहीं होती। इस बात की काफी संभावना है कि सभी 30 बच्चों ने लगभग एक ही जैसा लेख लिखा होगा। क्या हम सच में ऐसा चाहते हैं? आप सही कह रही हो। मुझे आपसे बात करके काफी कुछ नया सीखने को मिला। तो दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि स्वतंत्र लेखन को प्रोत्साहन कैसे दें, इसको समझने की इस यात्रा में आपने मेरा अंत तक साथ दिया। अब भी लिखने को एक प्रक्रिया की तरह समझने और बच्चों को स्वतंत्र और रचनात्मक लेखन करने के लिए प्रोत्साहन दे पाने को समझने में और भी कहीं ज्यादा समझ शामिल है। हम अपने अन्य कोर्स में लिखने संबंधी अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। चलो दोहराएं। बचपन से ही बच्चों की अक्सर हर बात को आसपास मौजूद बड़ों द्वारा ठीक या सही किया जाता है। स्कूल आने से पहले बच्चे की अपनी प्राथमिक भाषा में काफी अच्छी पकड़ होती है। स्कूल में बच्चा भाषा को एक नए रूप में सीखने लगता है, लिखना। बच्चों के काम पर प्रतिक्रिया देने के लिए सीसीआर यानी सराहना, समीक्षा और सुझाव एक अच्छा तरीका है। कक्षा में लिखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने की अधिक जरूरत है, ना कि लिखना एक सामान की तरह। चित्रकारी बच्चों का अपने को अभिव्यक्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण चरण है। स्वतंत्र लेखन के लिए बच्चों को पहले स्वतंत्र विचारक बनने के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी है। घसीटे और चित्रकारी की तरह बच्चों द्वारा खोजे गए शब्द लिखने के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। स्वतंत्र लेखन से पहले मौखिक अभिव्यक्ति विश्वास के साथ और खुलकर कर पाना महत्वपूर्ण है। कहानी लिखने में लेखक को संकेतों से और दूसरों के अनुभवों से मदद मिलती है।